हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। यानी 52 कार्ड के पैक में से एक कार्ड गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स यानी बचे हुए कार्ड में से टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड को निकाला गया, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और वो डायमंड मिले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब जो फर्स्ट कार्ड जो लॉस्ट हुआ था वो डायमंड था। ठीक है, तो हमने E1 E2 हमने क्या लिया, हो सकता है लॉस्ट कार्ड डायमंड था, हो सकता है लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी क्या था, उससे मैच कर रहा है ये थोड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास था मतलब एक बैग में रेड ब्लैक बॉल्स थी। उसमें क्या दिया गया था, रेड ब्लैक बॉल्स में से मतलब पहले एक बॉल निकाली गई, उसका कलर नोट किया गया, देन मतलब वापस रख दी गई, उसके बाद सेकंड बॉल निकाली थी। तो इसमें भी यही है कि मतलब पहले एक कार्ड गुम हो गया, मतलब तो रिमेनिंग यानी बचे हुए में से हमने क्या किया, दो कार्ड्स को निकाला। तो हमने लिख दिया, उसमें भी हमारे पास E1 E2 क्या था, यानी फर्स्ट बॉल हो सकता है रेड निकली थी, हो सकता है रेड नहीं थी। तो इसमें हमारे पास हो सकता है लॉस्ट कार्ड डायमंड था, या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था। तो ए हमारे पास क्या होएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि बचे हुए कार्ड में से दो कार्ड निकाले और फाउंड टू बी बोथ डायमंड। तो हमने लिखा टू कार्ड्स आर डायमंड, मतलब टू कार्ड जो ड्रॉ हुए थे, सॉरी टू ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड। P(1) हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड था तो 13/52 यानी 1/4, क्योंकि डायमंड हमारे पास कितने हैं 13, 13 में से कोई एक गुम हुआ होगा तो 13/52। P(2) या अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था तो टोटल 52 माइनस 13 यानी 39 बच गए, 39 में से कोई एक गुम हुआ होगा अपॉन 52, यानी 13 3 जा और 13 4 जा 3/4। उसके बाद अगर तो लॉस्ट कार्ड डायमंड था E1, यानी अगर तो लॉस्ट कार्ड डायमंड था उसके बाद भी जो दो कार्ड निकाले वो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P(A)/E1 12/51 मल्टीप्लाई 11/50। यानी एक लॉस्ट कार्ड डायमंड हुआ, मतलब वो तो चला ही गया, तो 13 में से 12/51। उसके बाद एक मतलब लॉस्ट हो गया और एक पहले निकाल लिया गया, तो इनटू कितने बचे 11, 11/50। अगर तो लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था उसके बाद मतलब डायमंड दो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड नहीं था तो 13 में से कोई भी आ सकता, तो 13/51, 51 तो मतलब क्योंकि टोटल में से तो एक चला गया ना, मल्टीप्लाई अब एक यहाँ चला गया तो 20 टोटल में से दो चले गए यानी 50। उसके बाद हमें क्या बोला गया था कि मतलब दोनों कार्ड क्या ड्रॉ हुए हैं डायमंड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो फर्स्ट कार्ड गुम हुआ था वो भी क्या था डायमंड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैसे निकलेगी, P(1) इंटू P(A)/E1, और ये सेम एज इट इज P(1) इंटू P(A)/E1 प्लस P(2) इंटू P(A)/E2। तो P(1) इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई 12/51 मल्टीप्लाई 11/50, वही लिखा, वही सेम एज इट इज, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 13/51 मल्टीप्लाई 12/50 लिख दिया। अब देखो 1/4 मल्टीप्लाई 12/51 मल्टीप्लाई 11/50, इसकी मल्टीप्लाई हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि नीचे सब में डिनोमिनेटर में यही चल रहा है, तो ये आगे कटना ही है। तो 12 की 11 के साथ की हमारे पास आ गया 1/32, और ये हमने ऐसे ही रखा। उसके बाद आगे हमने क्या किया, यहाँ भी सेम हमारा कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 1/32, ये सेम रख लिया, प्लस 13 इंटू 3 यानी 39 की जब 12 के साथ करेंगे तो आगे देखो 1 ऊपर वाला था हमारे पास ऐसे ही 1/32 4 इंटू 51 मल्टी इंटू 50, तो यही सेम एज इट इज़, प्लस उसकी यानी 39 की जब हमने उसके 11 के साथ की गई होगी, 11 या 12 जो भी था, हाँ 12 के साथ 39 की 12 के साथ की तो कितना आया 468/4 इंटू 51 मल्टीप्लाई 50। तो ये से जब इनका एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, ये ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों ऊपर से और नीचे से कट गए, यानी 1/32 प्लस 468 कितना हो जाएगा 600। जब हम इनको सोल्व करेंगे, पहले 2 पे जाएगा यानी 66 आ गया 300। उसके बाद फिर दोबारा फिर 2 3 जा 2 3 जा और ये 150, फिर 3 1 जा 3 1 जा यानी 3 पे चला गया यानी 50। तो 11/50 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी P(E1)/A, यानी अगर बोथ कार्ड डायमंड निकले और पहले भी डायमंड ही गुम हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 11/50। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, अ कॉइन इज टोस्ड, ए रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड इज। ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अ कॉइन इज टोस्ट यानी कॉइन को टोस्ट किया गया, उसके बाद ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, हो ए ने रिपोर्ट की कि हेड आया है और वो सच बोलेगा, यानी ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, मतलब कि हेड अपीयर हुआ था और ए ने रिपोर्ट दी कि हेड ही आया, मतलब हेड था और हेड की रिपोर्ट आगे गई है, तो इसके चांस है 4/5, मतलब वो स्पीक ट्रूथ बोलेगा। और अगर मतलब हेड आया था, मतलब टेल आई थी और उसने हेड रिपोर्ट की है, तो इसके चांस कितने हो जाएंगे 1 - 4/5 यानी 1/5।
तो हम E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हो सकता है हेड अपीयर्स हो, E2 हो सकता है टेल अपीयर्स हो। ए यानी हेड इज रिपोर्टेड, मतलब क्या है कि कोइन टॉस किया, या तो हेड आया था या तो टेल आई थी, लेकिन ए मतलब ए कैसी रिपोर्ट देता है कि हेड आया था, मतलब चाहे हेड आए हो टेल आया हो, लेकिन ए कैसी रिपोर्ट देता है, हेड अपीयर्स की। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्चुअली में मतलब जो मतलब रिपोर्ट तो उसने हेड की दी थी, मतलब हेड ही था, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हमसे पूछी गई है। तो पी ऑफ E1 यानी हेड अपीयर्स 1/2, पी ऑफ E2 यानी टेल अपीयर्स भी 1/2, क्योंकि कोइन कोइन अगर फेयर कोइन है तो 1/2 ही चांस आएंगे दोनों पे। उसके बाद अगर हेड अपीयर्स था, मतलब अगर हेड आया था और उसने रिपोर्ट दी, मतलब हेड आया था और उसने रिपोर्ट की कि हेड ही है, मतलब उसकी तो रिपोर्ट क्या थी, हेड थी तो इसकी चांस क्या है, 4 यानी सच बोला उसने 4/5। उसके बाद अगर टेल अपीयर्स थी, उसने फिर भी बोला, मतलब फिर भी रिपोर्ट की हेड की, तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि स्पीक ट्रूथ मतलब कि अगर हेड मतलब हेड आया था और रिपोर्ट भी मतलब की थी कि भी हेड ही आया है, तो ये तो उसने मतलब ट्रूथ बोला नहीं, सच बोला, इसके चांस हमें दिए थे 4/5। लेकिन टेल आई थी उसके बाद भी उसने हेड की रिपोर्ट की, तो इसका मतलब उसने झूठ बोला, यानी झूठ ट्रूथ की दी हुई है, तो लाई कितनी हो जाएगी, 1 - 4/5 यानी 1/5। किसी इवेंट के होने और ना होने का सम हमारे पास 1 होता है, तो हमने ऐसे निकाला। तो पी ऑफ E1/A हमसे पूछा गया है, यानी मतलब रिपोर्ट तो हेड की गई थी और एक्चुअली में हेड ही था, मतलब हेड ही अपीयर्स हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो पी ऑफ E1/A, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, यानी ऊपर तो 4 नीचे 10, 4/10। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इन 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 यानी 1/10। ये तो ऐसे ही एज इट इज़ प्लस 1/10, 4/10 एज इट इज़, नीचे दोनों से प्लस करेंगे तो 4 + 1/10 यानी 4/10, 5/10, 10 से 10 यानी 4/5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट है बी का एंड मतलब ए सेट है सबसेट है बी का, एंड पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा मतलब करेक्ट है स्टेटमेंट। पी ए सबसेट है बी का, ए सबसेट का साइन होता है हमारे पास, यानी बी बड़ा सेट है और वो ए इसमें पूरा का पूरा कंटेन कर रहे हैं। ये तो हमने क्या लिया, इफ़ ए अगर सबसेट है बी का, तो यानी बी बड़ा सेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें रहे होंगे। +1 में हमने सेट और सबसेट पढ़े हैं। तो ए हमने ऐसा लिया ए बी, तो बी हमें कैसे लेना पड़ेगा, मतलब ये तो होंगे ही, एक्स्ट्रा कुछ भी हो तो ए बी सी ऐसा ले लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों का ए इंटरसेक्शन बी देखें, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन देखें, तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन ए बी, और ए बी किसके मतलब ए लिया था हमने, तो उसकी जगह हमने लिख लिया ए, यानी ए बी दोबारा फिर ए ही आ गया ना, पूरा पूरा कॉमन आ, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखा है कि ए सबसेट है बी का, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें तो आएंगे ही आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन इनकी प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, यानी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए। तो हमने लिखा पी ऑफ ए बाई बी हमारे पास होता क्या है, पी ऑफ ए बाई बी हमारे पास होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, जैसे कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई थी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ऑफ ए, तो हमने वही रखी, तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी, यानी पी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। लेकिन ऑप्शन में हमें दिया गया है पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं, बचे बी और सी। तो हमने आगे क्या किया, वी नो दैट, यानी पी ऑफ बी की वैल्यू मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी 1 से, 1 से बड़ी नहीं हो सकती ना, तो हमने लिखा लेस देन और इक्वल टू 1, पी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/p ऑफ बी, और ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, रेसिप्रोकल करेंगे जब हम, यानी 2 अगर बड़ा है 1 से, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/2 तो 1, यानी फिर तो ये छोटा हो जाएगा ना, तो साइन चेंज हो जाते हैं जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमने साइन चेंज किया, यानी 1/p ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड हमने क्या किया, पी ऑफ ए की मल्टीप्लाई की, तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइड भी की तो पी ऑफ ए,
अब हमारे पास पी ऑफ ए क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पहले हमने पी ऑफ बी को मतलब ऐसे बनाया, क्योंकि यहाँ नीचे था ना डिवाइड में, तो 1/p(b) किया, उसके बाद पी ऑफ ए और चाहिए था, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो अभी इस जैसा बन गया। तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पी ऑफ ए बाई बी के। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, पी ऑफ ए बाई बी, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए। मतलब ये ऑप्शन किस में है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू गाइज।